पंजाबी में एक पुरानी कहावत है कि होरी नु होरी दी ते अन्य नु डगोरी दी। अर्थात जिस प्रकार एक अंधे यानी नेत्रहीन का पूरा ध्यान अपनी लाठी या छड़ी पर ही केंद्रित रहता है, उसी प्रकार हमारे देश के संवेदनहीन समाज में सभी को अपनी और सिर्फ अपनी ही पड़ी है। देश और दुनिया के किसी भी ज्वलंत मुद्दे या समस्या पर हमारे देश के नागरिकों की संवेदनहीनता का अंदाजा इस छोटे से उदाहरण से लगाया जा सकता है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना 500 लोग अर्थात साल भर में 2 लाख के करीब भारतीय रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाते हैं। और यह जानकारी होने के बाद भी देश का आमजन रोड एक्सीडेंट्स को लेकर गंभीर नहीं होता। यहाँ तक कि जब कोई रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देता है तो उसके परिजनों को अपने पारिवारिक सदस्य के जाने का दुख तो होता है, जो कि स्वाभाविक भी है, किंतु उनका चिंतन रोड एक्सीडेंट्स पर नहीं होता, बल्कि मुआवजे में मिलने वाली राशि तक ही सीमित होता है। उचित मुआवजा मिल गया अर्थात न्याय मिल गया, उसके बाद भविष्य में रोड एक्सीडेंट्स की समस्याओं का निवारण हो या ना हो उनकी बला से। हमारी संवेदनहीनता के कारण कितने ही राष्ट्रीय समस्याएं, मुद्दे या इश्यूज बिना निवारण के बने ही रहते हैं, जिनको कम से कम एक बार हर परिवार के झेलने की बारी आना तय है, जिनमें कुछ तो इश्यूज जानलेवा भी होते हैं। और यह सब सोचते हुए मुझे कहावत याद आती है कि मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष याद है आपको? वैसे तो ये नाम लोगों के लिए रात गई बात गई जैसा हो चुका है, किंतु पिछले 8 महीनों में उसके माता पिता शायद उसको एक क्षण के लिए भी नहीं भूले होंगे। अतुल सुभाष की आत्महत्या के 3-4 महीने बाद तक लगभग रोजाना ही किसी न किसी अखबार के किसी न किसी कोने में किसी न किसी पति द्वारा अपनी पत्नी या पत्नी द्वारा किए गए मुकदमों से परेशान होकर आत्महत्या करने की छोटी सी खबर छपती रही। अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद कुछ समय तक तो इस मुद्दे तथा इस समस्या से पीड़ितों द्वारा आत्महत्याओं की खूब चर्चा होने के बाद अब यह विषय सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने जितना सामान्य हो चुका है। देश की जनता और आमजन के लिए इस विषय का कोई महत्व नहीं है। बस चंद लोग ही इस समस्या पर चिंतित हैं और इसके निवारण में रुचि रखते हैं कि भविष्य में किसी निर्दोष पति को इतना मजबूर न होना पड़े कि अपनी जान गंवानी पड़े। यदि आप भी इस विषय को गंभीर विषय मानते हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि इस विषय पर आज के हालात, कानूनी प्रक्रिया और इसके निवारण पर मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो के बाद मेरा अगला वीडियो तो पूरी तरह इस समस्या के निवारण पर ही होने वाला है। अतुल सुभाष की सुसाइड वीडियो से आभास होता है कि उसको बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि उसकी आत्महत्या के बाद भारत में झूठे मुकदमों से पीड़ित पतियों को न्याय मिलने लगेगा और उसने अपनी आत्महत्या के लिए जिस जिसको जिम्मेदार ठहराया है वह सब हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे और उसकी पत्नी निकिता के द्वारा उस पर और उसके परिवार पर किए गए मुकदमों का बहुत जल्दी निस्तारण हो जाएगा। और उसने अपने इस विश्वास को और अधिक पुख्ता करने के लिए उस पर मोहर लगाते हुए अपनी 1.25 घंटे की सुसाइड वीडियो और 23 पेज के सुसाइड नोट में मार्मिक अपील करते हुए अपने परिवार को निर्देश दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को संभाल कर रखा जाए और उसे न्याय मिलने पर उसे गंगा में विसर्जित किया जाए, अन्यथा जौनपुर की कचहरी के बाहर जो भी गटर हो उस गटर में उसकी अस्थियों को डाल दिया जाए। अतुल सुभाष के सुसाइड के तरीके में नयापन होने के कारण एक ऐसी सनसनी फैल गई थी कि उसको हर प्रकार के मीडिया के हर प्लेटफार्म पर खूब कवरेज मिली। लेकिन इतनी दर्दनाक होने के बाद भी यह घटना सभी प्रकार के कॉमर्शियल और सोशल मीडिया तथा समाज सेवी संगठनों के लिए बस अन्य मुद्दों या समाचारों की तरह चंद दिनों का एक वायरल योग्य अवसर साबित हुई। इस घटना की एक तरफ इतनी बड़ी चर्चा होने के बाद भी, इसी तकलीफ से और भी अगिनत सुसाइड हो जाने के बाद भी ना तो बेप्रवाह सिस्टम में कोई परिवर्तन आया है और ना ही कोई क्रांति हुई। वास्तव में हमारे देश का आमजन सो नहीं रहा बल्कि मृत के समान है। और इसी कारण भारत अपनी भौगोलिक स्थिति में और क्लाइमेट में इतना धनी होने के उपरांत भी दुनिया में हुए सर्वे में 80% देश भारत से अधिक खुशहाल पाए गए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी समस्या या समस्याओं का लगातार बने रहने का वास्तविक जिम्मेदार वहां का आमजन, वहां का वोटर, वहां और उसके वोट करने का आधार होता है। अपनी पढ़ाई और कैरियर के दायरे में सीमित रहने वाला AI टैकी अतुल सुभाष हमारे समाज की निर्दयता और संवेदनहीनता से अनजान था। उसकी आत्महत्या के बाद
वैवाहिक मुकदमों के ढर्रे में कोई परिवर्तन आना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उसकी आत्महत्या के केस में भी उसकी पत्नी निकिता, उसकी सास और उसके साले को 5 दिन बाद तब जाकर अरेस्ट किया गया, जब मामला मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया और मात्र 20 दिन में वह जमानत पर बाहर भी आ गए। एक पति द्वारा आत्महत्या करने पर उसकी पत्नी 20 दिन बाद बाहर भी आ गई, और जबकि मेरी पत्नी को मेरे घर में रहते हुए कभी गलती से, उसकी अपनी गलती से भी उसको कभी खामोश तक नहीं आई, और तब भी मुझे अपने जीवन के 35 रातें जेल में काटनी पड़ी। अतुल सुभाष ने अपनी सोसाइटी के जो जिम्मेदार थे वो इतने लोगों को बता दिया, हालांकि बेहद दर्दनाक और मार्मिक कहानी है उसकी, लेकिन उसने इतने लोगों को जिम्मेदार बना दिया कि मुझे लगा ही था कि उसकी पत्नी की बेल बहुत जल्दी हो जाएगी, और इतनी प्लान्ड आत्महत्या के बाद भी उससे कुछ चूक ऐसी रह गई कि न्याय व्यवस्थाओं को प्रभावित करना तो दूर, वह स्वयं की आत्महत्या का केस को भी खास मजबूत नहीं कर पाया। लेकिन मुझे ऐसी राह अवश्य दे गया कि मेरे थोड़े से बचे हुए जीवन में मेरा प्रयास रहेगा कि दुनिया से जाते जाते हमारे सिस्टम में व्याप्त इस जानलेवा समस्या का निदान करने में अपनी सामर्थ्य अनुसार गिलहरी प्रयास की भूमिका निभा सकूं। अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने के जो कारण बताए वह वास्तव में झकझोर देने वाले हैं, और उनमें अधिकाधिक सत्यता भी होगी, वरना कोई यूं ही अपनी जान नहीं देता। किंतु माननीय न्यायालय के समक्ष सुसाइड केस में ट्रायल के दौरान उसको आत्महत्या के लिए उकसाने या मजबूर करने वाले वास्तविक दोषी या दोषियों को चिन्हित करने के लिए जरूरी होगा कि सबसे पहले आत्महत्या के सबसे मुख्य कारण अर्थात उसकी मुख्य पीड़ा को जाना जाए। अतुल सुभाष ने सबसे पहले अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार उसकी पत्नी, उसकी सास और उसका साला उसका आर्थिक शोषण और दोहन कर रहे थे, किस प्रकार उसकी पत्नी उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। अतुल सुभाष ने अपने बेडरूम में होने वाले ऐसे घिनौने तथ्यों का भी खुलासा किया जो यहाँ बताने योग्य भी नहीं है। इस पीड़ा पर कोर्ट में यह तर्क आएगा कि उसने जब आत्महत्या की तब 4 साल से तो वह पत्नी से लग रहा था। ऐसे में पत्नी के साथ रहते हुए मिलने वाली प्रताड़नाएं तो 4 साल पहले मिलना बंद ही हो चुकी थी, तो उसको आज की गई आत्महत्या का कारण नहीं माना जा सकता। अतुल सुभाष की दूसरी पीड़ा उस पर पत्नी द्वारा झूठी ग्राउंड्स पर झूठे मुकदमे करना था, अर्थात आत्महत्या का दूसरा कारण। ऐसे देश में पत्नी द्वारा झूठे मुकदमे करने को पति की आत्महत्या का पर्याप्त कारण कैसे माना जा सकता है, जहां देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही न्यायपालिका की लाचारी का आभास कराते हुए झूठे वैवाहिक मुकदमों पर कई बार चिंता व्यक्त की गई हो, और एक बार तो यह तक टिप्पणी भी की गई है कि पत्नियों द्वारा योजित 95% मुकदमे झूठे कथनों के आधार पर ही किए जाते हैं। अर्थात यह भारतीय न्यायपालिका की नीति का भाग है जिसको सभी नागरिकों, खासकर पत्नियों को स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे में इस आम कारण को इतना बड़ा कारण कैसे माना जाता है कि कोई सामान्य व्यक्ति पत्नी के झूठे मुकदमे के कारण आत्महत्या ही कर ले। इसलिए इस ग्राउंड पर भी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता। देश के कानून में झूठे मुकदमे या झूठी एफआईआर कराने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के प्रावधान तो हैं, किंतु उन प्रावधानों का प्रयोग माननीय न्यायालयों की प्रैक्टिस में नहीं है। और वैवाहिक मुकदमों में तो पत्नियों द्वारा 95% मुकदमे झूठे किए ही जाते हैं, तो उन पर तो क्या ही संज्ञान लेना, ये तो सामान्य चीज़ है। इसलिए उन 95% में से कभी 1% को छोड़ो, किसी एक महिला को भी, एक पत्नी को भी एक सांकेतिक सजा भी नहीं की जाती। तो ऐसे में जिस पीड़ा को लाखों पति निरंतर सह रहे हैं, उनमें से कुछ पति यदि आत्महत्या कर लेते हैं तो यह आत्महत्या का पर्याप्त कारण नहीं है, और इसलिए पत्नियों को उनकी आत्महत्या करने के बाद भी कोई दंडात्मक उन पर कार्रवाई नहीं होना सामान्य बात है। इसके अतिरिक्त अतुल सुभाष ने अपनी एक और तीसरी पीड़ा बताते हुए देश की न्यायिक व्यवस्था और अदालत के स्टाफ, खासकर पेशकार पर तो दोषारोपण किया ही, साथ ही माननीय न्यायालय पर भी गंभीर रूप से दोषारोपण करने की बड़ी गलती कर दी, जबकि वह माननीय परिवार न्यायाधीश निष्कलंक रहते हुए अपनी न्यायिक सेवाओं के 28-29 वर्ष बिता चुकी थी, और तब 2.5 वर्ष मात्र उनकी सेवानिवृत्ति में बाकी था, अब 2 वर्ष बाकी हैं। ऐसे में बिना किसी सपोर्टिव एविडेंस के उन पर गंभीर रूप से आरोप लगाकर अतुल सुभाष ने अपने इतने बड़े कदम को बिल्कुल ही ज़ाया कर दिया। वैसे तो मरने जा रहे व्यक्ति का आखिरी बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस पर किसी प्रकार की क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस करने की जिम्मेदारी भी नहीं होती, किंतु यहाँ उसने बिना किसी सपोर्टिव एविडेंस के माननीय न्यायालय पर ही दोषारोपण कर दिया। तो इस कारण बिना किसी सपोर्टिव एविडेंस या बिना क्रॉस क्वेश्चनिंग के उसके दिए गए आखिरी बयान भी कंसिडरेबल नहीं होंगे। इन सभी कारणों से संभवतः अतुल सुभाष की आत्महत्या के लिए किसी को भी उकसाने या मजबूर करने का दोषी करार ना दिया जाए, और इतनी सनसनीखेज
आत्महत्या को अपर्याप्त कारणों से की गई आत्महत्या मान लिया जाए। यदि एक पति के रूप में जीवित रहते हुए न्याय मिलने की उम्मीद छोड़कर मरने का ठान लिया था, तो फिर मन में डर कैसा कि अपनी बात कहकर तुरंत आत्महत्या ही कर ली। यदि अपनी अस्थियों को गटर की जगह गंगा जल में प्रवाहित करने की इच्छा थी, तो आपके द्वारा बताई गई अपनी पीड़ा के विरुद्ध सामने से आने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभी रुकना चाहिए था। एक पति के द्वारा मृत्यु के समय दिए जाने वाले अंतिम बयान पत्नी के द्वारा दिए जाने वाले अंतिम बयान नहीं है कि उनको आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हुए उन सभी को दोषी करार दे दिया जाए जिनको भी आपने अपनी आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराया हो। मुझे खुद सहारनपुर के न्यायालयों में यह सब सहते हुए 27 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, जिसको अतुल सुभाष ने 4 साल सहन करने में हिम्मत हार दी। हालांकि उसकी स्थितियां विकट थी, क्योंकि उसे बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ता था तारीखों पर, और मैं 27 साल से अधिक वर्ष से मेरठ से सहारनपुर जा रहा हूं। फिर भी आत्महत्या जब करनी थी, जब मरने का ठान लिया था, तो जीवित रहकर पहले साल 1.5 साल इस तरह अपनी पीड़ा को लगातार साझा करना चाहिए था, जैसे मैंने अतुल सुभाष की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर से साझा करना शुरू किया है। उसके बाद से मेरा ये अब तक 9वां वीडियो है, जिसमें पिछला 30 जून का वीडियो छोड़कर सभी 8 वीडियो वैवाहिक मुकदमों की प्रक्रिया और 27 साल से मुझ पर चल रहे वैवाहिक मुकदमों पर आधारित हैं। 5 मार्च और 31 मार्च को साझा किया गया मेरा वीडियो तो पूरी तरह मेरे विरुद्ध 27 साल से अधिक चल रहे मुकदमों पर ही की ही कहानी बताई गई है उसमें। इन सबके चलते, इन्हीं कारणों से न्यायालय के बाहर मैंने क्या क्या खोया और सहा है, उससे देश के सिस्टम का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए पब्लिकली उसकी चर्चा करने का भी कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अदालतों में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसमें से भी लगभग मैंने अपने वीडियोस में उतना ही बताया है जो ऑन रिकॉर्ड न्यायालयों की फाइलों पर दर्ज है और जिसकी प्रमाणिकता को कोई झुठला नहीं सकता। यदि कोई विरला या विरले तथ्य उससे बाहर हो तो उसकी जवाबदेही के लिए भी मैं अभी यहाँ उपस्थित हूँ। अतुल सुभाष को भी इसी प्रकार सिर्फ प्रूव्ड या प्रूव किए जा सकने योग्य तथ्यों को बताते हुए साल 1.5 साल तक वीडियोस बनाते रहना था। सुसाइड वीडियो बनाकर सुसाइड कर लेने की जगह अभी रुककर अपनी कहानी को प्रमाणित करने के लिए उपस्थित रहना चाहिए था। हालांकि ये बात सही है कि आपके जीते जी आपकी वीडियोस या आपकी कहानी में किसी को कोई खास रुचि नहीं होती। जैसे अभी मेरी वीडियो या कहानी अधिक लोगों को रुचिकर नहीं लगेगी, लेकिन ऐसे हालात में हमें कोई सोशल मीडिया का पॉपुलर स्टार तो बनना नहीं है। लेकिन आपके मरने के बाद ज़रूर रील मेकर्स आपकी वीडियोस के साथ अपनी वीडियो अटैच कर करके शेयर करते हैं और लोग भी आपकी ओरिजिनल वीडियोस सर्च कर करके देखते हैं। यदि सुसाइड वीडियो बनाने के पहले से ही इस प्रकार प्रमाणित तथ्यों पर आधारित वीडियोस साझा करते हुए साल 1.5 साल तक न्याय की गुहार लगाई जा रही होती, तो सुसाइड वीडियो में दिए गए बयानों की प्रमाणिकता बढ़ जाती, जिससे सुसाइड केस के निर्णय में काफ़ी हद तक अतुल सुभाष की अपेक्षा के अनुसार ही आदेश होने की संभावना बढ़ जाती। मुझे अपनी वीडियोस के इतना ही वायरल होने की इच्छा है कि ये सारी वीडियोस ऐसे महानुभावों और या ऐसे माननीयों तक पहुंच पाएं और वह देख लें जिनके पास इस सिस्टम को सुधार करने की चाबी है और जो इसके लिए सामर्थ्यवान है। यदि इच्छा शक्ति हो तो सिस्टम में सुधार इतना दुर्लभ भी नहीं है। उसके लिए मैं अपने अगले वीडियो में सुझाव भी देने वाला हूं। यदि ऐसे सक्षम माननीय मेरे जीते जी इस प्रकार वीडियो देख लें या सिस्टम में कुछ सुधार कर लें तो मेरे लिए ये वो बहुत राहत के लम्हे होंगे। यह सब कहते हुए बॉलीवुड की मुझे 2 फिल्मों की याद आ जाती है। एक तो टीनू आनंद के निर्देशन में बनी अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मैं आज़ाद हूँ, जिसमें कुछ लोगों को आज़ाद के मरने की प्रतीक्षा थी और कुछ को उसके जीने की चाह। और दूसरी फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस की ओंकार दास और रघुवीर यादव अभिनीत पीपली लाइव, जिसमें सभी के सामने एक ही प्रश्न था कि क्या नत्था मरेगा। नमस्कार।